नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब में आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि हम इस प्रोग्राम को खुसूसन उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन तालिब इल्म के लिए ज़िंदगी की उन तमाम दुश्वारियों का जो सामना करते हैं अपने कैरियर को चुनने में, हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम अफराद से गुफ्तगू करें जिन्होंने अपनी कैरियर में उन मंजिलों को छुआ है जो बाइसे फ़ख्र मिल्लत भी हो सकते हैं और तमाम लोगों के लिए मिशले राह भी हो सकते हैं। नाज़रीन, एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। यानी बुलंदियों को पहुंचना शायद आप अब पहुंच सकते हो, लेकिन उस बुलंदियों पर कायम रहना ये एक सबसे बड़ी बात है। आज हम जिस अजीमुल मर्तबा शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं, उनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में अगर नाम लिया जाए तो एक ऐसा अजीमुल मर्तबत नाम है कि बड़ी इज़्ज़त से नाम लिया जाता है, और जब भी बात आती है कौम मिल्लत की तो कौम में ये नाम ब्यूरोक्रेसी के आईने से अगर देखा जाए तो बहुत इज़्ज़त का हामिल है। हमारी मुराद है जनाब सैयद अली ताहिर रिजवी साहब, जो रिटायर्ड IAS हैं। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में बहुत अहम ओहदों पर आपने काम किया है और हिंदुस्तान की तारीख़ में एक नाम रकम किया है। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीक़े से आपने इन बुलंदियों को छुआ, और नौजवान दोस्तों, आपके लिए एक एक लफ्ज़ उनका मिशले राह है, एक टॉर्च बियरर की हैसियत रखता है। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम। सर, अब ये मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है कि मैं आपसे रूबरू हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके ज़बानी के कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। मैं तो शुरू करूँगा तो अपने वालिद साहब से शुरू करूँगा जी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी मेरे लिए मिसाली ज़िंदगी थी, और उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर आखिर सर्विस तक मेहनत और ईमानदारी से काम किया। और तालिब इल्मी ज़माने में तो उनकी कैफियत ये थी कि वो क्लास 1 से लेकर MA के फाइनल तक हमेशा टॉप करते रहे माशाल्लाह। और कैफियत ये थी कि क्लास 3 से उनको जो स्कॉलरशिप पढ़ना शुरू हुआ और अंत आखिर तक एक स्कॉलरशिप पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि उनके वालिद साहब की कैफियत ये थी कि पढ़ा सकते थे, लेकिन उनको हमेशा स्कॉलरशिप मिलता रहा और उसी से उन्होंने पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट की। और अंग्रेज़ी में MA पास किया उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। वाह। और जो किताब उन्होंने जिसमें गोल्ड मेडल को मिले थे 2, वो किताब थी, उसका नाम था बुक वर्म, किताबी कीड़ा। चुनांचे वो खुद भी एक किताबी कीड़ा ही थे। हमारे वालिद साहब मरहूम किताबी कीड़ा थे, बहुत मेहनती थे, और वही वर्षे में हम लोगों को मिला। वाह। मैं हो या मेरे और भाई हो या बहनें हो, हम लोग सब में एक ये कम से कम खूबी ज़रूर आई कि हम लोग सब मेहनती थे, माशाल्लाह। चाहे पढ़ाई लिखाई का मैदान हो या और कोई, या नौकरी के ज़माने में जो सहूलतें उठाना पड़ती हैं, काम करना पड़ता है, उसमें मेहनत से हम लोगों ने काम किया। अब अगर ये मैं अर्ज़ करूँ अपने बारे में अगर, तो मेरा बचपन भी उनकी अपने वालिद साहब के साए में गुज़रा तो, और नहायत मेहनत और ईमानदारी के साथ में हमने भी शुरुआत अपनी कर दी। और बात यहाँ तक पहुँची कि मैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को पढ़ा हुआ हूँ कि मैंने यहाँ MSc किया मैथमेटिक्स में, BSc ऑनर्स किया, और यहाँ मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी में। और उसका सिर्फ जो वजह थी, सिर्फ मेहनत और मेहनत और मेहनत। इसके अलावा कोई भी जादू या कोई भी मसला है नहीं किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, आज के बच्चे हों या कभी हमारे ज़माने के लोग हों। मेहनत ही ऐसा एक तरीका था जिसके ज़रिए तो चुनांचे मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लिहाजा हमने MSc में टॉप किया, BSc में टॉप किया, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाता था मैं जी। वहाँ पर ऐसा हुआ कि जैसा कि हर ज़माने में था, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो मैं वहाँ नौकरी में परमानेंट नहीं हुआ।
चुनाची में लक्ष्मी यूनिवर्सिटी में, तो मैं बददिल हो गया। तो मैंने सोचा कोई और रास्ता देखा जाए, चुनाची सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। और सर्विस में मैंने प्रोविंशियल सर्विस में बैठा, जो यूपी की प्रोविंशियल सर्विस होती है, उसमें मैं फर्स्ट आया, टॉप किया उसमें। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में IAS में बैठा, उसमें भी टॉप कर दिया मैंने। तो इसका मेरे और कोई तरीका नहीं था, सिवाय उस ज़माने में तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह की हुआ करते थे। लेकिन सर, मैं अब यहाँ पे सवाल बहुत अहम मेरे जहन में ये आया कि अब आपको जो ये चीज़ थी, क्योंकि ये इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोग एक सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं और फिर वो दो राहे की तरफ खड़े होते, चौराहा ना कहें, दो राहे। अब उनको ये नहीं समझ में आता कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। वो जहन में जो कैफियत होती है इनकंसिस्टेंसी की जिसे कहें, तो आपने जैसे आप ये फरमाया कि किस तरह से आप वहाँ पे लेक्चरर बनना पसंद करते थे और वहाँ पे कोशिश ही कर रहे थे कि हम एक यूनिवर्सिटी के एक टीचिंग के माहौल में रहें। तो क्या इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो क्या चीज़ मुख्तलिफ लगती है आपको, सिविल सर्विसेज की तरफ या टीचिंग की? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मुझे टीचिंग में जॉब मिल जाती परमानेंट तो मैं शायद सर्विस में नहीं बैठता, क्योंकि वो आराम की नौकरी है और उसमें भी बहुत तरक्कियाँ हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसमें तरक्कियाँ नहीं है, लेकिन चूँकि मेरे साथ नाइंसाफ़ी, इसलिए मैं बददिल हो गया और इस तरह मेरा रुझान चला गया। चूँकि मेरे वालिद साहब सर्विस में थे ही, इसलिए मुझे इस बारे में सोचने में दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, उस ज़माना वो था कि उस ज़माने में ऑप्शंस बहुत नहीं थे जी। पढ़े लिखे लोगों के लिए, या तो टीचर हो जाते थे लोग, या सर्विसेज में आते थे, या इंजीनियर या डॉक्टर। इसके अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं था, पाँचवा रास्ता उस ज़माने में नहीं था। अब तो बहुत रास्ते खुल गए हैं, बहुत ऑप्शन हैं लोगों के पास। मैनेजमेंट कर लेते हैं और दुनिया भर के कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़े बड़े खुल गए हैं। उस ज़माने में चूँकि ऑप्शंस कमी थी, और हमारे लिए तो ऑप्शन कमी थी वो कि मैं मैथमेटिक्स का था, या तो टीचरिंग करूँ, रिसर्च करूँ, या सर्विस में आ जाऊँ। तो मेरे लिए चुनाव तो इसलिए हुआ कि मुझे और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसकी सर्विस में, या तो यूनिवर्सिटी में रहता और वहाँ सुपरसीड होता रहता, लोग नाइंसाफ़ियों बर्दाश्त करता रहता। इसमें कम से कम ऐसा था कि उस ज़माने में नाइंसाफ़ी इन इम्तिहानों में नहीं होती थी। तो चलना चाहिए, मैंने चुना और माशाल्लाह आज कामयाब हुआ। अब नाइंसाफ़ी जो आपने कही कि वो नाइंसाफ़ी आप समझते हैं कि आपके साथ बेहतर हुई? हाँ, अब तो मैं कह सकता हूँ कि बेहतर हुई, इस मानने में कि जो तजर्बात आदमी को सर्विस में आने के बाद होते हैं, वो एज ए टीचर वो तजर्बे आपको हासिल नहीं होते। ज़िंदगी को देखने का मौका, हर ज़ाविये से ज़िंदगी को देखने का मौका इसमें मिलता है। जो टीचर की हैसियत से बहुत ही एक लिमिटेड आउटलुक आदमी को हो जाता है। इसमें दुनिया जहान का, मेरी पोस्टिंग यहाँ भी हुई, बाहर भी हुई, सब कहीं, मैं मुल्क के बाहर भी गया, सब कहीं गया। तो उस नज़रिए से मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर हुआ, और मेरे ख़ानदान, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ बेहतर ही रहा, क्योंकि उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया और देखा, दुनिया देखी मेरे साथ में। तो चुनांचे अल्टीमेटली तो साबित यही हुआ कि अच्छा रहा मेरे लिए। नाइंसाफ़ी आपके लिए ज़्यादा, मेरे लिए बेहतर साबित हुई, मेरे ख़ानदान के लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी बेहतर साबित हुई। अब सर मैं आता हूँ, मैथमेटिक्स बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है जिसको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं अपने, अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स से नहीं था, तो मैथमेटिक्स की आज की अगर पस मंज़र में देखें, ज़ाहिर सी बात है कि शुरू से ही है और हमेशा से एक अच्छे मार्किंग सिस्टम को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। मैथमेटिक्स का वो कौन सा फार्मूला है कि बच्चा मैथमेटिक्स की तरफ आए? उसको आप अपनी लफ्ज़ों में वो कौन सा ऐसा मंत्र बताएंगे कि उसको वो मैथमेटिक्स अच्छी लगने लगे और वो उसका एक तालिब इल्म बने? मैथमेटिक्स के लिए मैं तो समझता हूँ ये कि प्रैक्टिस बहुत दरकार है जी। मेहनत मीन्स प्रैक्टिस। आप जो भी आपको मसला बताया जाए, जो भी थियरम बताया जाए, थियरी बताई जाए, उस पर जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स हों, सब पर प्रैक्टिस करते रहिए, 100, 200, 400, वही अल्टीमेटली निचोड़ तो वही आता है, मेहनत जी। अच्छा, मैं जो सर्विसेज में आया, चाहे प्रोफेशनल सर्विस में आया, इसमें इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स के बलबूते ही आ गया। मैं मैथमेटिक्स में भी जो नंबर मिले, लेकिन मेरे पास मैथमेटिक्स के अलावा हिस्ट्री भी थी मेरे पास, इंटरनेशनल लॉ भी मैंने लिया था, तो उनमें भी मेरे मजमून में, उसमें भी मेरे नंबर कम नहीं थे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में तो मेरे नंबर थे करीब 76% नंबर जब मैं IAS में आया हूँ, और इतने ही नंबर मेरे लगभग हिस्ट्री में और इंटरनेशनल लॉ भी थे, और इंग्लिश में भी थे मेरे नंबर, बहुत अच्छे नंबर थे। तो उस ज़माने में तो, बल्कि जब हम लोग IAS में आए हैं तो कदरे डिफ़िकल्ट था IAS
आज के ज़माने के मुकाबले में। अब तो सिर्फ 2 पेपर होते हैं, जनरल पेपर्स के अलावा सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं। इसमें आपको पास करना पड़ता है, नंबर लेना पड़ते हैं। हमारे ज़माने में 5 पेपर थे IAS में। अच्छा। और उसमें 2 पेपर एडवांस पेपर होते हैं जिसमें MSc ग्रेड की नॉलेज ज़रूरत पड़ती थी। तो वो 2 तो सिर्फ IAS के लिए थे और इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए थे, और बाकी जो सर्विसेज थे उसके लिए 3 पर्चा होता था। और पुलिस सर्विस जो सबसे ख़राब समझी जाती थी, सबसे कम समझी जाती थी, उसमें सिर्फ 2 पर्चे होते थे। तो हम तो उस ज़माने के हैं जब IAS की हैसियत थी, 5-5 पर्चे पढ़ के आते थे हम लोग। और उसके बाद सेंट्रल सर्विसेज थे, जैसे इनकम टैक्स है, ये सब सर्विसेज होती हैं। इसमें सिर्फ 3 पर्चे लेना पड़ते थे कंपलसरी के अलावा, और फिर पुलिस में सिर्फ 2 पर्चे लेना पड़ते थे। अब आजकल तरीका ये हो गया कि ये तो डॉक्टर बनाना है, ये इंजीनियर बनाना है। ये तरीका गलत है, ये सोच गलत है। अब आजकल के माशरे में चूँकि ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, इसलिए कोई ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने या IAS बने। बहुत सारे ऑप्शंस आजकल आपके पास हैं। तो जिस बच्चे को ज़बरदस्ती पेरेंट्स पढ़ाते हैं कि ये अब तो डॉक्टर बनना है बेटा, तुमको कुछ भी हो जाए, या तुमको इंजीनियर ही बनना है, वो ज़्यादातर लोग फेल करते हैं। मजबूरन जो बच्चा पढ़ता है, वैसे मेरे बड़े भाई के साहबजादे कामरान रिजवी जो यहाँ IAS में है जी, वो इंजीनियर थे, IIT से उन्होंने पास किया था, IIT दिल्ली से, और बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। तो उनको पास करते ही एक जर्मन कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। और उस ज़माने में उनको 50,000 या 60,000 की शुरुआत थी, बहुत ज़माना हो गया। लेकिन उनके वालिद साहब ने कहा कि नहीं, अब आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप दूर हो जाएंगे हमसे, आप इम्तिहान में बैठिए। चुनाचे उस गरीब ने मेहनत की, मेहनती सही, वो हम लोग की घुट्टी में कुछ मेहनत करना था, वो इसमें आगे IAS में। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अगर वो चला जाता उसमें, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होता उसके फ्यूचर के लिए, उस ज़माने में भी। और आजकल भी पेरेंट्स के लिए बहुत लाजिम है कि ये गौर करें कि मेरे बच्चे का रुझान किधर है। अगर वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता है, पढ़ाइए, उसके ज़रिए भी IAS में आ सकते हैं अगर आना होगा तो। लेकिन ये नहीं है कि आप वही अब मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है। ये मेरे ख्याल में मतलब बहुत है, हाँ, बहुत ज़रूरी है। और ये माँ बाप से मैं इसमें बीच में सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो आज के दौर में एक और रुझान ये शुरू हुआ कि पहले प्रोफेशनल कोर्स कर लो, मसलन IIT से BTech कर लिया, फिर या MBBS कर लिया, या डिफरेंट अलग प्रोफेशनल। अगर बाय द वे नहीं होता है हमारा सिविल सर्विसेज में, तो कम से कम हम एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल किए हों, अपनी जॉब की तरफ जाएंगे। तो ये कितना बेहतर है स्टूडेंट के लिए? नहीं, बहुत सारे आ ही रहे हैं, इसी रास्ते से बहुत सारे आ ही रहे हैं। अब तो जो इनटेक हो रहा है IAS में या IFS में, उसमें से मैं समझता हूँ 50 से ज़्यादा % लोग इंजीनियर होते हैं या मैनेजमेंट किए होते हैं या इस तरह का आ ही रहे हैं। वो इसलिए कि उन सर्विसेज में ऑप्शन नहीं है इतने, जितनी तादाद में लोग IIT से पास कर लेते हैं या इंजीनियरिंग पास कर लेते हैं, उतनी नौकरियाँ उन शोबों में नहीं है, लिहाजा मजबूरन आते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि नेशनल वेस्ट है कि IIT में इतना खर्चा करने के बाद, इतनी मेहनत से बच्चा पास करे, 4-4 साल कोर्स है आजकल, और उसके बाद फिर IAS में उसको ज़िंदगी गुजारना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि ये मुल्क के लिए भी फायदे का सौदा नहीं है। फायदे का सौदा नहीं है। अच्छा टेक्निकल एक अच्छा इंजीनियर अगर वो सिविल सर्विसेज की तरफ आ जाता है, बिल्कुल यकीनी तौर पर इंजीनियर किल हो गया। नहीं, सिर्फ यही नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एबिलिटीज़ दरकार है, उसमें इंजीनियरिंग पास होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, उसके बाद IAS में, तो उसको कोई फ़ायदा सर्विस को नहीं होता है ना आपका कोई। ये तो बहुत, यानी जो सिविल सर्विसेज हैं, तो बड़ा कॉमन सेंस का मसला है, इंसाफ का मसला है। ये जो इसमें आदमी जब आते हैं तो गरीबों की मदद करना, इंसाफ दिलाना, ये सब काम होते हैं दुनिया भर के, या इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करना, ये सब मसले होते हैं। उसका कोई ताल्लुक IIT से नहीं है या मैनेजमेंट के उससे नहीं है। मेरे अंडर में बहुत सारे अफसर काम किए जो IIT से पढ़े थे या मैनेजमेंट थे। मैंने तो कभी महसूस नहीं किया कि उनका वो इल्म जो था उसका कोई फ़ायदा सर्विस को हुआ, ऐसा कतई नहीं है। ये सोचना बिल्कुल गलत है। बल्कि मेरा ख्याल ये कि अगर ह्यूमैनिटीज़ के पढ़े हुए हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो दे विल प्रूव टू बी बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स देन इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। बिल्कुल हालात जदीद को अगर हम देखें तो आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर से कोचिंग सेंटर,
ये कितना अहम रोल अदा करती हैं एक स्टूडेंट को फ्रेम करने में सिविल सर्विसेज के जाविये से अगर हम देखें? फ़ी ज़माना कोचिंग सेंटर की अहमियत है, हमारे ज़माने में नहीं थी, बल्कि आज से 10 से 12 साल या 15 साल पहले तक नहीं थी जी। लेकिन अब जिस तरह के सवालात पूछे जाते हैं उसका ताल्लुक़ जनरल नॉलेज से नहीं है, बड़ी स्पेशलाइज किस्म की नॉलेज के सवाल से मुताल्लिक़ सवालात किए जाते हैं जी। जिसमें कोई भी लड़का अगर जनरली, एक्चुअली अब ज़माना ऐसा आ गया है कि एवरीवन सपोज टू बी जनरली अवेयर ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। अब एनवायरनमेंट के जो लफ्ज़ है बहुत वसी लफ्ज़ है, जाहिर सी बात। यानी उसका मतलब ये कि यू शुड नो द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, यू शुड नो द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, यू शुड नो द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। यानी तमाम मसले जो हमारे ज़माने में इतना ज़रूरी नहीं था कि बच्चे जो पढ़ के निकले और इम्तहानों में बैठे उनको उस तरह की मालूमात हो, वो उस ज़माने में लाजमी नहीं था जो अब लाजमी हो गया है। एवरी बॉय एंड गर्ल इज सपोज टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट इन ए वेरी 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 वाइड सेंस। यानी हर चीज़, कुछ मैथमेटिक्स भी आती हो, कुछ फिज़िक्स भी आती हो, केमिस्ट्री की भी फंडाज मालूम हो, इस किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं। और उसके लिए ये प्रोफेशनल कोचिंग कराना मेरे ख़्याल में लगभग लाजमी हो गया है। क्या एग्ज़ाम में सर पैटर्न बदला है पहले के ज़माने में? जैसे सब्जेक्ट पहले, शायद मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट को पे कमांड होना चाहिए कि ठीक है वो पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट है। क्या आज के दौर में उसको कुछ चेंज किया गया है और उसमें अलग अलग, जैसे आपने अभी फरमाया कि वो तमाम तरह के सब्जेक्ट जहन में होना चाहिए, यानी जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन वाली सिचुएशन नहीं हो, मतलब आपको आना चाहिए सारे में, मास्टर होना चाहिए। जैक ऑफ ऑल मास्टर, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर जी। उसका मतलब ये है कि यू शुड नो एवरी समथिंग अबाउट एवरीथिंग जी, और उसी के सहारे फिर स्पेशलाइज नॉलेज एक्वायर कर। बहरहाल जो आपका सवाल है आपने जो पेश किया है उसके मसले में तो यूँ है कि बहुत ही स्पेशलाइज, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, बहुत ही स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत है टू बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। जी। ये जनरल जो पेपर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। लेकिन उसके अलावा जो एक आपके खुद ही सिलेक्शन का एक पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर होता है, जो आजकल 2 मज़मूनों पर है, हमारे ज़माने में 5 मज़मून थे एंड सो ऑन। तो उसमें मैंने जो कहा कि स्पेशलाइज नॉलेज, वो तो उसके लिए जैसे कोचिंग की बात जो मैंने कही वो उसी के सिलसिले में कही। जी जी। जो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर आता है या प्रीलिम्स के सवाल आते हैं। प्रीलिम्स के सवाल तो लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि कौन बड़े करोड़पति, उसके सवाल के कोई पता नहीं क्या पूछ लेंगे। और उसमें जो ऑप्शंस देते हैं, मैंने जो कुछ पेपर देखे हैं इन दिनों, एक साहबजादे मेरे पास आते हैं कोचिंग के लिए यूँ ही पूछने के लिए, तो उसमें जो ऑप्शंस फ्रेम करते हैं वो भी ऐसे ख़तरनाक होते हैं कि उसमें अंदाज़ा कर पाना कि कौन सा सही जवाब है ये भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो लिहाजा ये कोचिंग की जो मैंने अर्ज़ किया, कोचिंग अब लगभग ज़रूरी है। इसके बगैर हो सकता है लोग बच्चे आते हों, ऐसी बात नहीं है आते हों, लेकिन मुश्किल है काफ़ी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये एक बड़ा ज़बरदस्त पहलू आजकल उसमें चल रहा है कि हर जगह कि कुछ ना हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। उसके लिए ये सब्जेक्ट होते हैं, कुछ लोगों से राबता करना, वो कितना अहम आप समझते हैं? जो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्ट्रीट स्मार्टनेस, इसमें तो बच्चा या कोई भी इंसान हो, अगर स्ट्रीट स्मार्ट हो तो पकड़ा जाता है जल्दी। उसकी नॉलेज शैलो होती है, उसकी मालूमात महदूद होती है और वो बनावटी बातें भी करता है, और वो उसकी पकड़ इंटरव्यू बोर्ड में बखूबी हो जाती है। जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसमें 15-20 मिनट 25 मिनट, कभी कभी आधे घंटे भी सवाल जवाब होते हैं, और उसमें बड़े घाक किस्म के लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड लोग बैठते हैं। अब तो ज़रा कम लेवल हो गया लोगों का। हमारे ज़माने में तो बड़े बड़े घाक, बहुत पुराने लोग बैठते थे उसके अंदर, जो दे यूज्ड टू सी थ्रू द कैंडिडेट, सी थ्रू। सामने कैंडिडेट बैठा हुआ, उन्होंने सवाल किया और जवाब देना उसने शुरू किया, जवाब भी सुन रहे हैं और उसकी पर्सनैलिटी को भी एसेस कर रहे हैं साथ कि ये बनावटी जवाब दे रहा है या घिसा पटा को जवाब दे रहा है या हमको टहलाने की कोशिश कर रहा है। ये सब भाप लेते थे। चुनांचे इस उम्र में पहुंचने के बाद मेरी भी कैफियत ऐसी हो गई है भाई
कि मैं भी अगर मेरे सामने कोई बच्चा बैठाना जाए, उसको मैं कोई सवाल पूछूं और जवाब दे, तो मैं फिलबट ही बता सकता हूँ कि इसकी इल्म की गहराई कितनी है। सुभान अल्लाह। तो चुनांचे जो मैंने अर्ज़ किया था शुरू में कि एवरीबडी इज सपोज टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की बड़ी ज़रूरत है। यानी बी योर सेल्फ, जिसे कहते हैं ना, बी योर सेल्फ। इंटरव्यू बोर्ड के सामने अगर आप बैठे और आपने बनावटी बातें की तो बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है, आप बेशक कहिए कि सॉरी साहब, मैंने इस मजमून पर मैंने अपना दिमाग अभी नहीं लगाया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वो अच्छा होता है बच्चों के लिए, बजाय इसके कि मनगढ़ंत जवाब देना या बहकी बहकी बातें करना, कोशिश करना कन्विंस करने की इंटरव्यू बोर्ड में कि नहीं हमें तो आता था, मैं ज़रा भूल गया हूँ, वगैरह वगैरह। इस किस्म की टेक्निक जो है, ये इंटरव्यू टेक्निक के बारे में मैं वैसी सवाल पे आ रहा था कि आपने बहुत अच्छा रुख मोड़ा उस तरीके से। अक्सर करके इंटरव्यू में जो सब्जेक्ट पूछा जा रहा है उसमें वही जो आपने अभी बताया कि वो बनावटी बातें करना ऐसा है, तो क्या उसमें सामने से ये बोलना जो नहीं आता है बिल्कुल फ्रेंकली कि मुझे इस बारे में मेरी नज़र नहीं पहुंची है, नज़रसानी हाँ, उसको तरीका, उसको जवाब को अदा करने का तरीका होता है। ये नहीं ब्लंटली आप कह दें कि नहीं साहब ये तो मुझे नहीं आता, ये नहीं मतलब है। जी जी जी, मतलब ये कि साहब मुझे मौका नहीं मिला है इधर इसको, इस मजमून को पढ़ने का। आप ये कह के आप, ये शाइस्ता जवाब भी है और लाइल्मी का वो भी है। सर बड़ा क्रेज़ है, बहुत क्रेज़ है। जाहिर सी बात है, जो बच्चा निकलता है तो उसके माँ बाप और उसके पूरे ख़ानदान की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा हिंदुस्तान मुल्क की सबसे अजीम नौकरी पे जाए। मुल्क के लिए और कौम मिल्लत के लिए ये नौकरी कितनी अहम रोल अदा करती है? देखिए, असलियत तो ये है कि ये सर्विस जो है आज की तारीख में भी बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट है। जी लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, जी जी, जो ज़माना है और जिस तरह के बच्चे सर्विसेज में आ रहे हैं, जिस बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, इन सबको देखते हुए मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि ये बड़ी अहम सर्विस है। इसलिए कि अगर आपको हुकूमत में जाने के बाद जो मंत्री का है वही कहना करना है, तो फिर ये नौकरी नहीं, कुछ और करना चाहिए। वाह। उसूल पर चलना चाहिए। कायदा कानून बनाया है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कायदा कानून है। हमने पूरी ज़िंदगी गुजारी, हमें करीब मैंने 50 साल मैंने नौकरी की है, तरह तरह की कमीशनों में चेयरमैन रहा हूँ, इधर रहा हूँ उधर रहा हूँ, नौकरी की है। 50 साल में मुझे तो कोई अगर ये कह भी दे कि किसी नेता कहने से अली ताहिर रिजवी साहब ने फलाना काम कर दिया, तो मेरे लिए बड़े डूब मरने की बात होगी। वाह। मैं तो उस जहन का आदमी हूँ। उसी हमारे ज़माने में अक्सर लोग इसी जहनीत के होते हैं जैसा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन अब माशरा बदल चुका है, तो अब सर्विस को अहम कहने में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या जवाब दूँ। अहम आज भी है। अगर आज मसलन ये है कि आप जब बैठते हैं, किसी कुर्सी पर बैठते हैं, आप पर दबाव पड़ता है, मंत्री है, MP हैं, MLA साहब हैं, कहते हैं, तो उनसे आप अदब से बात करें, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसका एहतराम तो करना पड़ेगा। लेकिन उसका जवाब ये, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कहें वो आप करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं कायदा कानून के हिसाब से, आप लिखिए, पढ़िए, उनको बताइए कि साहब ये मुमकिन नहीं है, आप ये कानून को तरमीम करवा दीजिए, आप इन रूल्स को तरमीम करवा दीजिए, तो मुमकिन नहीं है हो जाए। लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आप हमें शासन से हुक्म करवा दीजिए। इस किस्म की बातें। लेकिन अब अपन पड़ गई है बच्चों में। लोग चाहते हैं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो, अच्छा पोस्ट मिले, अच्छी जगह पर तैनात हो। उसके लिए आजकल के अफसरान बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। लेकिन मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मुल्क के लिए का एक मायानाज ब्यूरोक्रेट्स जो मैं सामने बैठा हूँ, लेकिन एक वालिद होने के नाते तरबियत औलाद के सिलसिले में उस आईने से अगर हम एक देखें कि जनाब अली ताहिर रिजवी, तो वो अपने उन तरबियत याफ्ता बच्चों के लिए जो मैसेज देंगे, वो हम चाहेंगे वो मैसेज उन तमाम तलबा के लिए हो कि कौन सा ऐसा फंडा है कि जो अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाए, कदम बढ़ाए। अब आप देख लीजिए, मेरे 2 बच्चियाँ हैं मेरी। एक मैनेजमेंट में किया उसने जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से उसने पास किया, अपनी राह पर चली गई, जैसे उसने पसंद किया। हमने उसको कभी गाइड नहीं किया, उसने खुद ही गाइड किया अपने आप। दूसरी मेडिकल में जाना चाहती थी अपने आप ही, वो मेडिकल में चली गई, वो उसको बहुत ऊंचाई भी गई वो। तो हमने कभी इनको
ज़बरदस्ती नहीं किया, बस ये कहा कि मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो और उनको सहूलियात हम लोग देते रहे हर तक जो भी चाहते थे, लेकिन कभी हमने नहीं किया। तो यही मेरा कहना ये है कि आजकल के माहौल में बच्चों को गाइड कीजिए सिर्फ उस तरफ जिधर उनका रुझान हो और जिस तरह उनका दिलचस्पी हो। तो यकीनन ऐसे बच्चे जो अपनी दिलचस्पी के मजमून को पढ़ेंगे वो आगे जाएंगे जी। और अब वो ज़माना गया कि अब अगर आईएएस में नहीं आए या आईपीएस में नहीं आए तो अब कुछ नहीं है, अब तो ज़िंदगी बेकार है। ये वो ज़माने अब नहीं है। ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है माँ बाप के कि ये ना समझें कि इट इज़ एंड ऑफ द रोड, अब तो वही क्या होगा जी। ऐसा नहीं है। बहुत ख़राब ये सोच बहुत ख़राब है और बड़ी घातक हो ये सोच है ये कि बच्चों को ये एहसास कराना कि भाई देखो अगर आईएएस में नहीं आए या आईपीएस में नहीं आए तो भैया तुम बंगी हो गए या कुछ ऐसा नहीं है। मेरी तो यही राय रही कि आजकल के जो वालिदैन हैं कि इस किस्म की जहनीत सिर्फ बच्चों में डेवलप ना होने दें। वालिदैन के लिए मैसेज तो मैं चाहूँगा तमाम उन तलबा के लिए, उन नौजवानों के लिए कि जो इस की तरफ बस एक ही मैसेज है, मेहनत मेहनत मेहनत। अगर मेहनत करते रहोगे तो आइंस्टाइन भी हो सकते हो। वाह। आइंस्टाइन भी बचपने में बहुत ही कुंज़हन इंसान था, सबको पता है। जी। एडिसन के बारे में सबको पता है। जब वो दाखिल हुआ स्कूल में तो स्कूल में इतना कुंज़हन इंसान था एडिसन, थॉमस एडिसन, जिसने दुनिया की सबसे ज़्यादा तादाद में उसने वो किए हैं, इजादात की हैं, कि टीचर ने इनको खारिज कर दिया और एक चिट्ठी उसकी जेब बगल में रख दी। आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह में घूमता रहता है आजकल ये। और उनको उसमें लिखा था कि इस बच्चे को हम नहीं रख सकते, इसकी हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसकी माँ की ज़हनीत देखी, उसने उसको उल्टा मजमून पढ़ के सुनाया एडिसन को कि इसमें ये लिखा है कि भाई तुम ज़्यादा ज़हीन हो और वो बच्चे जो तुम्हारे साथ के हैं वो उतने ज़हीन नहीं है, तो तुम्हारे क्लास में तुम्हारा फिट नहीं होता है और तुम अब मत जाओ, हम तुम्हें घर पर पढ़ाएंगे। चुनांचे वो लड़का वो उसने क्या दुनिया में कर दिखाया, इससे बड़ा इन्वेंटर नहीं पैदा हुआ दुनिया में आज तक। मेरे ख्याल में 150 इन्वेंशन है उसके, थॉमस एडिसन की। तो बच्चों को हर मौके पर, चाहे अगर वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं तो इनकरेज कीजिए, अगर वो साइंस पढ़ रहे हैं तो इनकरेज कीजिए। माँ बाप के पास अब ऑप्शंस नहीं है इस तरह के कि वो ढके लें, इधर जाए इंजीनियरिंग पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा। ये ज़रूरी नहीं है, वो तो बहुत ख़राब है ये। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब हम गुफ्तगू ऐसे शख्सियतों से करते हैं कि जहाँ पर हमें इल्म के तमाम दर खुलते हुए नज़र आते हैं, ज़ाहिर सी बात है वक्त कम, सवाल बहुत ज़्यादा। अगर वक्त होता तो शायद ये सवाल और बढ़ सकते थे। हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयद अली ताहिर रिजवी साहब से, रिटायर्ड आईएएस से। इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि जो आप लोगों के लिए भी मशअल राह है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अगले किसी एपिसोड में और किसी अजीम शख्सियत से रूबरू कराएंगे, अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।